नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज हम पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने तक कितने बवाल होंगे, राजनीति का कितना रक्त चरित्र दिखेगा। टीएमसी और बीजेपी के टकराव में ये सबसे अहम और बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये टकराव अंतहीन हो चुके हैं। जमीन पर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही है, उसमें सवाल है कि बंगाल की खूनी लड़ाई कहां तक जाएगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीम मोदी के बीच टकराव चल रहा है, उसमें इस सियासी लड़ाई के कितने मोर्चे खुल गए हैं और कितने और मोर्चे अभी खुल सकते हैं, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे। ये वो गेम प्लान है जिससे ममता बनर्जी बेचैन है। ममता बनर्जी ने भी पूरा जोर लगा दिया है बीजेपी के काट के लिए। उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। उधर किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि ना तो किसान संगठन मान रहे हैं और ना ही सरकार कानून वापस लेने को तैयार है। किसान संगठनों ने आगे का क्या प्लान बनाया है और सरकार कौन सी तैयारी कर रही है, अपनी अपनी तैयारियों में कौन है भारी, ये भी आज खबरदार में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर नॉनस्टॉप सियासी लड़ाई जारी है। साथ ही साथ जमीन पर नॉनस्टॉप राजनीतिक हिंसा भी हो रही है। कल नॉर्थ 24 परगना में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। बीजेपी ने इसमें टीएमसी के लोगों का हाथ बताया, लेकिन टीएमसी ने सफाई दी है कि यह बीजेपी के अंदर की रंजिश है। उल्टे ममता बनर्जी के मंत्री खुले मंच से गंभीर आरोप लगाने लगे हैं कि बीजेपी खुद ममता बनर्जी को जान से मारने की साजिश रच रही है। उधर बीजेपी अब ये मांग करने लगी है कि बंगाल में तत्काल केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बंगाल में हमला हुआ, उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई के एक नहीं, एक साथ कई मोर्चे खुल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर दिया। हाल ही शहर में उनके एक साथी की पीट कर हत्या हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए, पुलिस पर सवाल उठाए। हत्या लिंचिंग करने के बाद उनका बयान आता है कि ये इंटरनल लड़ाई है। 6 आदमी घायल हैं, 6 आदमी ही काम कर रहे थे, गृह संपर्क योजना में अपना पुस्तक बांट रहे थे और 6 आदमी ही मार खाए और उसके बाद इंटरनल की बात कहकर केस को लिपापोती कर दिया जा रहा है। ये बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट से नहीं, पूरे बंगाल के जो कुछ ऐसे पुलिस अफसर हैं जो ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं और बंगाल में अशांति का वातावरण कायम कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले दिन में चुनाव में कोई वोट देने नहीं निकले। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि टीएमसी के लोग उनके कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, हमले कर रहे हैं। हाल ही शहर में जिस सैकत भवाल नाम के कार्यकर्ता की हत्या हुई, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था। अभी तक क्या अपडेट है? ওটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। अरेस्ट कितना हुआ है अभी तक? 3 জন। 3 जन अरेस्ट हुए। घटना किस लिए हुआ, सब कुछ पता चला? ওটা ডিটেইলস দেখা হচ্ছে সবকিছু। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। टीएमसी के राजनीतिक विरोधियों पर हमले होते हैं और पुलिस प्रशासन देखते रहते हैं। ऐसे में बिना डर के चुनाव कैसे होगा? पता है कि उनकी जमीन खिसक गई, तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें और ये आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए अभी से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करें। नया टकराव बीजेपी वर्सेस जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद शुरू हुआ है। जब नड्डा की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार ने बंगाल से रिपोर्ट मांगी,
मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा इंतजाम देखने वाले 3 आईपीएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी अधिकारियों को डरा रही है और केंद्र के आगे राज्य सरकार झुकेगी नहीं। The provisions are quite clear. Let's not take time over it. Provisions are IAS, IPS officers are governed by Article 312 of the Constitution. After they are selected, the IAS or IPS officers are given allotted states. They are made state cadres. जेपी नड्डा पर हमले से टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई का नया राउंड शुरू हुआ और इस नए राउंड में राज्यपाल की एंट्री भी हो गई। राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का टकराव पहले से चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार कोनो गणतंत्र मानছেন না, কোনো রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতা মানছে না, কোনো ফেডারেল স্ট্রাকচার মানছে না, কোনো সংবিধান মানছে না। বিজেপি সরকার যখন যা ইচ্ছে তাই করছে। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बीजेपी लगातार ये साबित करने में जुटी है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, दीदी के राज में अराजकता है, इसलिए बंगाल में इतना बवाल हो रहा है। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि ये उसकी वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से हो रहा है। ममता के एक मंत्री ने बीजेपी पर बहुत बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পড়ে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। इसका जन समर्थन खत्म हो गया है, वो सिंपैथी की बात करते हैं। आज ममता बनर्जी जेल जाने की क्यों बात कर रही है? वो जानता है जेल जाना पड़ेगा इलेक्शन के बाद। बोलते हैं मुझे खून करने का साजिश हो रहा है। क्यों उसको खून करेगा आदमी? खून तो उनके लोग कर रहे हैं दूसरे को। बंगाल में अभी चुनाव को 4-5 महीने हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की खुली लड़ाई चल रही है। कैमरे पर नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे की जान तक ले रहे हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में बीते 10 साल से टीएमसी का राज है। ममता बनर्जी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, लेकिन बीजेपी ने खुद को ममता बनर्जी के सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में तैयार किया और पिछले साल लोकसभा चुनाव तक वो बंगाल में नंबर 2 पार्टी बन गई। अब वो विधानसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी यानी बंगाल में सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। बिहार की चुनावी जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बंगाल बीजेपी का अगला टारगेट है और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में 200 सीटें जीतना उनका लक्ष्य है। जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों नेता हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह 20 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाने वाले हैं। बड़े नेताओं के इन दौरों से सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की बीजेपी की नई रणनीति में दक्षिण बंगाल पर फोकस है, जो ममता बनर्जी का किला माना जाता है और जहां पर बीजेपी कमजोर है। ऐसे ममता बनर्जी कैसे बेचैन हैं और वो क्या तैयारी कर रही हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে बीजेपी पर ममता बनर्जी का गुस्सा बढ़ रहा है। इस गुस्से में दीदी की बेचैनी भी समझी जा सकती है।
क्योंकि बीजेपी ने उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी तो अब उनके किले में घुस गई है। 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का टारगेट यही था। वो ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में गए, वहाँ डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। फिर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सीट डायमंड हार्बर में सभा की। ऐसे बंगाल पर जिस तरीके से ममता जी की अराजकता वाली सरकार है और अराजकता के साथ साथ असहिष्णु इनटॉलरेंट सरकार है, उसकी तस्वीर हमको आज देखने को मिली। यह बताता है कि ममता जी जो रिच कल्चर है पंजाब का, बंगाल का, उस उत्कृष्ट संस्कार और संस्कृति की न परवाह करते हुए राजनीतिक असहिष्णुता इंटॉलरेंस के साथ कार्य करें। ममता बनर्जी को ऐसे ही घेरने के लिए हर महीने जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह एक बार जरूर बंगाल जा रहे हैं। अब अमित शाह की बारी है, जो 19 और 20 दिसंबर को बंगाल जाएंगे। ममता के खिलाफ बीजेपी के पास मौका भी है और मुद्दे भी हैं। वो ममता बनर्जी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रही है। टीएमसी के राज में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की बात कर रही है। तुष्टीकरण और घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी के पास पहले से ही है। इसमें विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाला चुनावी एजेंडा सुपरहिट है। इसी में ममता बनर्जी को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। इसी में ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेताओं के हमले बढ़ रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है, टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। बीजेपी ममता बनर्जी के लिए बड़ा सियासी खतरा बन चुकी है। इसे ममता बनर्जी अच्छी तरह से समझ रही है, इसलिए उन्होंने अपना किला बचाने में पूरा जोर लगा दिया है। वो बंगाल को बीजेपी से बचाव के नारे के साथ पूरे राज्य में रैलियां कर रही हैं। हर सीट पर टीएमसी की चुनाव से पहले कम से कम 2 रैलियां होने वाली हैं। ममता बनर्जी का फोकस अब उन जगहों पर है जहां बीजेपी मजबूत हुई है। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव तक करीब 600 रैलियां करने वाली है। बीजेपी दक्षिण बंगाल पर ध्यान दे रही है तो ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल पर जोर लगाया है, जहां बीजेपी हाल के कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। सोमवार से ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर जा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। बीजेपी से भी बड़ी चुनौती तो वो लोग हो गए हैं जो ममता के करीबी रहे हैं और अब वो बगावत के मूड में है। इसमें फिलहाल सबसे बड़ा नाम टीएमसी के प्रभावशाली नेता शुवेंदु अधिकारी का है। शुवेंदु अधिकारी के एक करीबी कनिष्क पांडा को टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव चाहे पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य का हो या फिर हैदराबाद के नगर निगम का हो या फिर कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव हों, बीजेपी कहीं भी अपनी पूरी ताकत लगाने में कमी नहीं छोड़ती। विपक्ष के लिए यही सीख है कि उनके राजनीतिक विरोधी जैसी तैयारी करते हैं उस तरह की तैयारी वो भी करें। कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव में बीजेपी के सीनियर नेता शहनवाज हुसैन और अनुराग ठाकुर मोर्चे पर हैं, जो वहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज श्रीनगर के डल झील में बीजेपी ने शिकारा रैली निकाली। डीडीसी के चुनाव का आज छठा चरण था और अब बीजेपी कश्मीर घाटी में भी पैठ बनाने में पूरा जोर लगा रही है। आज की ये तस्वीरें 370 के बाद बदलते कश्मीर की गवाही भी दे रहे हैं। हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डीडीसी चुनाव में देशभक्ति से शराबोर होकर यहाँ पर इकट्ठे होकर हम डल लेक में संदेश दे रहे हैं।
यहाँ पर देश का झंडा भी है और हमारी पार्टी का भी झंडा है। हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ डीडीसी का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रही है। हम टेररिज्म को हटाना चाहते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। ये चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। जो लोग इधर उधर की बात करते थे, कहते थे यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पर तिरंगा भी है और ये देखिए ये तिरंगा भी है और मैं तिरंगे को आसमान में लहरा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता तिरंगे को लहरा रहे हैं इसी डल लेक के अंदर। जम्मू कश्मीर के इस खूबसूरत प्रदेश में 70 सालों में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है जम्मू कश्मीर के सामने। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवाद को नकार कर अवसर को और आत्मनिर्भर भारत को अपनाने का काम किया है। टेररिज्म को ना देकर टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर मतदान किया है, बुलेट को नकारा है, बैलेट को अपनाया है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है उस गुमराह करने वाली ताकतों को, गुपकार गैंग को और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को। जम्मू कश्मीर की जनता ने नई लीडरशिप को उभारने का निर्णय लिया है। अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार और गुपकार गैंग से मुक्ति पाने का निर्णय लिया है और डल लेक से डल और दल दोनों का संदेश जा रहा है। खबरदार में अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। 18वें दिन भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। कोरोना का खतरा और गिरते पारे के बीच उनकी बड़ी लड़ाई जारी है। भारत बंद और सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कल किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। इसकी झलक आज ही मिल गई। दिल्ली की तरफ किसानों का बड़ा जत्था राजस्थान से रवाना हुआ, लेकिन इसे हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया। उधर किसानों ने कल के प्रदर्शन के बारे में अपनी रणनीति सार्वजनिक की, जिसमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो साफ किया। तय किया गया है कि कल किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली समेत सभी प्रदर्शन स्थल पर किसान भूख हड़ताल करेंगे। मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। इस दौरान किसान रास्ता बंद नहीं करेंगे। नेताओं का घेराव नहीं होगा, किसी सप्लाई को नहीं रोकी जाएगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ने किसानों के लिए क्या रणनीति बनाई है, कहां सरकार को आज कामयाबी मिली। ये सब कुछ आज तक की इस रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन के 18 दिन बीत गए, न जोश कम हुआ, न ही इरादे बदले। किसानों की मांग एक ही, साडा हक एथे रख। ये सरकारी संगठन बुलवा के किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा। देखो जी, इनके साथ में सनी देओल है, उसने बताया इनको तारीख पर तारीख देते रहो, जे शायद घर चले जाएंगे। ये अध्यादेश मुगल काल और अंग्रेजी पीरियड दोनों की याद दिलाता। ये हक की लड़ाई है। भीषण ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। टेंटों, ट्रैक्टरों और ट्रकों में बैठकर, सड़कों पर बैठकर 2400 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसानों के जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास शाहजहांपुर की है। दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बैरिकेडिंग के उस पार किसानों का जत्था था, इस पार पुलिस थी और वो किसानों की रफ्तार को थामने के लिए खड़ी थी। जैसे ही किसान बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया। देख सकते हैं किस तरह से बहुत तेजी के साथ ही जो किसानों का हुजूम है, 300 से ज्यादा की संख्या में, और आगे आगे पुलिस की चेन है। आप देखिए कि पुलिस यहाँ पर बाकायदा कमांडो दस्ते के साथ पुलिस पहुंच रही है, ताकि कहीं पर भी ये प्रोटेस्टर्स कम से कम इस साइड को छोड़ करके दूसरी तरफ न जा पाए। नतीजा, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर भारी संख्या में किसान जमा हो गए हैं। धरना प्रदर्शन वहीं शुरू हो गया। किसान लोकगीत में झूमने लगे, रोक सको तो रोक लो।
पानी पे चलाया रे। तुम अगर किसानों से डरते नहीं हो तो पुलिस को क्यों खड़े करते हो? जरा सामने आ जाओ तो देख लेंगे हम कैसा करते हैं। आप लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग 22 तारीख को यात्रा लेकर आए, बराबर यूपी के पुलिस ने हमें रोका 25 तारीख को सैया बॉर्डर पर, और उस सैया बॉर्डर पर रोककर यूपी की पुलिस हमें आगे आने नहीं दे रही थी। 2 दिन नेशनल हाईवे नंबर 3 रोक के रखा और तब जाकर उन्होंने हमें आगे आने के लिए छोड़ा। जो किसान दिल्ली पहुंच गए वो राजधानी के दरवाजे पर फरियाद लेकर बैठे हैं। सड़क ही घर है, रास्तों में ही रसोई है। कमाल तो ये है कि 18 दिन बाद भी किसानों में ना बेचैनी दिख रही है और ना ही हड़बड़ी। हर रोज किसान शिफ्ट में धरना देते हैं। 15 दिन बाद किसानों का एक जत्था घर वापस लौट जाता है तो दूसरा जत्था दिल्ली कूच कर जाता है। किसान बीमार पड़ने लगे हैं और उसमें वो जो बुजुर्ग हैं, वो अन्नदाता जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, वो इस दिल्ली की सर्दी में, खराब मौसम में अनियमितताएं और भी होती हैं रोज में, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो 15-16 दिन बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन एक जाते हैं तो उसकी जगह 3 पहुंच रहे हैं। किसानों का एक जत्था जाता है, उनकी जगह दूसरा यहाँ पहुंच जाता है। अभी तो देखना है कट पड़ेगा जी। अमृतसर साइड से ट्रली तुरी है 1000-1200 जी। ये बताइए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? पंजाब के अलग अलग कोनों से और हरियाणा की साइड, यूपी, मतलब पूरा जो किसानी वर्ग है सब ही आया है। पूरा हिंदुस्तान आएगा जी, किसानी वर्ग के प्रदेश है। हम ये कानून रद्द कराना चाहते हैं, सरकार उस पे नहीं आ रही, इसीलिए हमने संघर्ष जो है थोड़ा तेज कर दिया है, आगे आगे और तेज करेंगे। किसान हर हाल में तीनों कानून को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। सोमवार से किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। कल सिंधु, टिकरी, पलवल और गाजीपुर सहित सभी नाकों पर किसान अनशन करेंगे। कल ही किसान जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सारे संगठनों के अगुवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भूख हड़ताल रखेंगे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखेंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली में पुलिस ने अपनी तैयारी की फिर से समीक्षा की है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसमें सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी शामिल है। सभी बैरिकेड्स को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। 7 बड़ी क्रेन पुलिस ने खड़े कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक किसान बैठ चुके हैं, जिनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ। आपको बताऊं, जिस तरह से एक के बाद एक किसानों की तादाद तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ जवानों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए, टिकरी बॉर्डर है, बैरिकेड्स है, फ्रंट लाइन ड्यूटी पर है आरएएफ के जवान, पूरी तरह से जो अत्याधुनिक हथियार है उनसे लैस है, जबकि इनके ठीक पीछे मौजूद है आईटीबीपी के जवान। ये दूसरे लेयर की सुरक्षा में किसान लंबी लड़ाई के लिए लामबंद है। दिल्ली की घेराबंदी में रसद की कोई कमी नहीं है। किसान नेताओं को लगता है कि सरकार आसानी से उनकी बात मानने वाली नहीं है। आंदोलन लंबा खींच सकता है। सवाल उठता है कि अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो दबाव बनाने के लिए किसान की हद क्या होगी। शाहजहांपुर से रामकिंकर, कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 18 दिन से जारी प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 6 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज सरकार को थोड़ी कामयाबी जरूर मिली है। शनिवार को राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक करने वाले किसानों ने आज नोएडा दिल्ली बॉर्डर को खोल दिया। तो वहीं उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि विधेयक को अपना समर्थन दिया है। ये दोनों ही खबर सरकार के लिए अच्छी है। वहीं किसान नेताओं ने इसे दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया है। आज किसान नेता आंदोलन को हाईजैक करने वाले आरोपों पर भी नाराज दिखे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसान नेताओं को विवाद से बचने की सलाह दी है और उन लोगों पर नजर रखने को कहा है जो इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।
किसानों की मांग है तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रशाकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्स से जो है वो तब्दील करने की रणनीति बनाकर आए हैं। आज बड़े काफिले पूरे देश भर में से यहाँ आएंगे और यहाँ के काफिले जो है ये तब्दील होकर अपने घरों को जाएंगे, अपने घर की खेती घर परिवार भी देखेंगे। इसलिए सरकार को मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा देश एक साथ लड़ेगा। मैं देश का कानून मंत्री, मोदी सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री ताल ठोक कर कह रहा है, जो कि आप लोग शब्द का प्रयोग करती हैं, कि हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। पिछले 12 दिन से चिल्ला का जो ये बॉर्डर है जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है, ये बंद था किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये बॉर्डर पूरी तरह से ओपन हो चुका है। दिल्ली की तरफ से जो आवाजाही है वो भी सुचारू ढंग से यहाँ पर चल रही है, जबकि नोएडा की तरफ का जो ये रास्ता था, ये पिछले 12 दिनों से बंद था, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया है। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। आंदोलन कर रहे किसान संगठन सरकार की रणनीति समझ रहे हैं। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। उनको यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है इस मूवमेंट से, एक किस्म से उनका ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखेगा तो आने वाले टाइम पे वो आंदोलन का एक बड़ा आंदोलन वो। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठे। अब किसान आरोपों से आहत हैं। हाँ, आप अभी जितने लोग खड़े हैं उनसे ही पूछ लो, हर घर का आदमी फौज में है। मेरे 2 मामा फौज में है, लेकिन क्या मुझे बताओ इनके घर से कोई फौज में है तो वो भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है क्या? तो सरकार जो है बरगलाने काम कर रही है, किसानों पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। हम यहाँ उत्तर प्रदेश से और पंजाब से भी और उत्तराखंड से भी हर जगह से किसान आए और किसान
उस कगार पे पहुंच गया है कि ये जो काम है ना, ये सरकार को हमें रोड पर आने की नौबत पड़ी है। ये तो हमें घर बैठे ये जो है किसानों के हक में निर्णय लेने थे, और जो है हक की बात कर रहे हैं, 3 काले कानून थोपे गए हैं। गवर्नमेंट के दिल में जी गलत भावना बनी हुई है, वी आर द टेररिस्ट, वी आर द खालिस्तानी, वी आर डूइंग अवर वर्क विद ऑनेस्टली इन द पंजाब। जब भी कोई तौहीद की आवाज उठती है, जब कोई एजिटेट होता है, तो लेकिन पंजाब से ही शुरू होता है। सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और अब किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम है। किसान झुकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। यानी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में गिरता तापमान और किसानों में नाराजगी का चढ़ता पारा दोनों ही खतरनाक है। कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। किसानों के आंदोलन में विवादित पोस्टर दिखने के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इन दोनों के बीच फंसा किसान कह रहा है कि उसकी मांगे मानी जाएं। किसान पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसानों के इस आंदोलन पर अब हाईजैक हो जाने का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के नुमाइंदों ने लगाया है। हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की। हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया, लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों के इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। किसान के आड़ में कुछ लोगों ने कारगिल ईमान और इनके रिहाई की मांग करना या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आखिर किसानों को सरकार से मिल बैठकर समाधान निकालने से रोक कौन रहा है? सरकार के लचीले रुख के बावजूद किसान क्यों अड़े हैं? सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपीट करिए उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। ऐसे आरोपों को उस पोस्टर से बल मिला है जो टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के धरने के बीच लगाया गया था। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर लगाकर उसकी रिहाई की मांग की गई थी। किसान आंदोलन के बीच से जब ये पोस्टर सामने आए तो सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने पूछा कि अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सरकार का आरोप है कि किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट तत्वों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन किसान नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए।
इस बीच किसान नेता हनन मुला ने कहा है कि सरकार अपना गुरूर छोड़े और किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं आकर किसानों से बात करें। आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है? आप गांव गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन ये यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके समझा के आओ। किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक और अविवादित था, लेकिन इन पोस्टरों ने मुद्दे को किसानों की मांग की जगह इन तत्वों पर केंद्रित कर दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।